brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। वक्त पर बोर्ड के लिए कोई अधिनियम था, वक्त पर संशोधन अधिनियम 2013। वो 2013 क्या था? मूल सार उसका ऐसा, इस्लाम के मानने वालों सबकी जमीनें हड़प लो, और तुम्हारा जब हमारी जमीन हड़प लेंगे तो कानून में प्रावधान कर गई कांग्रेस, क्या कोर्ट में नहीं जा सकते? तो फिर कहां गुहार लगाए? गुहार लगाना है तो एक ट्रिब्यूनल बना दिया है, उसमें जाकर गुहार लगाइए। और ट्रिब्यूनल में कौन होंगे? वो सब इस्लाम के मानने वाले लोग होंगे, और जिन्होंने आपकी जमीन कब्जाई है उसी परिवारों के लोग होंगे। तो आपकी कौन सुनने वाला है? कोई नहीं सुनने वाला। और इसलिए करोड़ों हेक्टर जमीन को कब्जाया हुआ, और ऐसा कहते हैं कि इतनी जमीन रेलवे के पास भी नहीं है जितनी वक्फ बोर्ड के पास है। ये कहां से आए भैया? कहां से आए? कोई मुगल लेके गए थे क्या? तो पैदा हुए यहां से साथ में लाए थे क्या? भारत सरकार राजस्थान हिंदुस्तान की लोगों की जमीन को कब्जाया। कैसे कब्जाया? वो कांग्रेस उसमें बिल में प्रावधान कर गई थी संशोधन करके 2013 में, और उसके पहले से नहीं चला रहा था। उसमें थोड़ा संशोधन और किया था इन्होंने कि हम कहीं भी नमाज पढ़ लें, कहीं भी जाकर के हम सांस्कृतिक धार्मिक इस्लाम के मानने वालों को कर लें, और कहीं भी बैठ जाए कव्वाली कर ले, और उसमें जाकर के हम वक्फ बोर्ड के रजिस्टर में दर्ज कर देते हैं, तो वक्फ की जमीन हो गई। अब आप कहां जाओगे? सारी जमीन वक्फ हो गई। और इसलिए कांग्रेस के लोग लगातार ये बात करते रहे, इस्लाम के मानने वालों के साथ जाति हो रही है। इसका मतलब था कांग्रेस इस देश को इस्लामिक देश बनाना चाहती थी। लेकिन कांग्रेस से कहना चाहता हूं, तुम्हारे बाप दादे उतर कर भी आ जाए तब हिंदुस्तान को इस्लामिक देश नहीं बना सकते। बहुत सारे मुगल होकर के मर करके चले गए, लेकिन हिंदुस्तान का कुछ बिगाड़ नहीं। ये सनातन के मानने वाले लोग यहाँ, सनातन हमेशा अजरम है, इसको कोई नष्ट नहीं कर सकता, नहीं कोई इसको बिगाड़ सकता। मैं तो नहीं आपका कहानी शोर में ले जाना चाहता हूं। एक सांप्रदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम 2011 जो प्रस्तावित था, जिसको सोनिया गांधी जी ने बनाया था, और उसके बनाने वाले सब लोग हिंदुस्तान से नफरत करने वाले थे, हिंदुस्तान को नुकसान पहुंचाने वाले थे, आतंकवादियों के समर्थक थे, ऐसे लोगों ने बनाया। उसमें क्या लिखा था? इस्लाम के मानने वाले लोग और गैर इस्लाम के मानने वाले लोगों के बीच झगड़ा हो जाए, यानी हिंदुओं के बीच में, और उस झगड़े में वो उनके घर में आग लगाए, मां बहनों की इज्जत को लूट ले, धन संपत्ति को लूट ले, उनकी हत्या कर दे, जिंदा जला दे, तब भी इस्लाम का मानने वाला दोषी नहीं होगा। चाहे तो आप इस पर देख लेना मोबाइल पर, जब आप ये कहेंगे कि सामुदायिक हिंसा लक्षित अधिनियम क्या है, तो गूगल आपको पूरा बता देगा। इस पे लिखा है। इतना जहर घोलना चाहती थी कांग्रेस। मैं बधाई देना चाहता हूं मैं भारतीय जनता पार्टी को, और उस समय जो शिवसेना थी उन्होंने भी विरोध किया। राष्ट्रीय स्वयं सेवक विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आर्य समाज और अन्य जैसे संगठनों का विरोध किया। उस विरोध के कारण से वो बिल नहीं आ पाया। नहीं तो आपके सामने इस्लाम के मानने वाले लोग आपकी बहन बेटे को उठा उठा के ले जाते, आप कुछ नहीं कर सकते, आपकी संपत्ति को लूटते, आपके घरों को जला देते, आप चुपचाप देखते रहते, आप कुछ नहीं कर सकते। ऐसी सोच थी। और आज भी
ऐसी सोच के साथ खड़ी है कांग्रेस जो देश को बर्बाद करना चाहते हैं। अरे ये कांग्रेस वो है जो आतंकवादियों को अपना आका बताते हैं, आतंकवादियों को जी करके बोलते हैं, आतंकवादियों को बचाने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं, कसाब को बचाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं। ये वो कांग्रेस के मित्रों, इससे संभल करके रहना, इससे संभल करके रहना। मैं वर्तमान में पंचायत राज मंत्री हूं और शिक्षा मंत्री हूं, तो मेरा दायित्व बनता है कि ग्रामीण लोगों को राहत दें, ग्रामीण लोगों के साथ बैठ करके उनकी समस्या का समाधान करें। और इसलिए आपने देखा होगा जब आप ग्राम पंचायत में कभी जाते हो कि आप में से कई मेंबर होंगी, पुरुष भी होंगे मेंबर, सरपंच होंगे, आए हैं, तो पता नहीं कब से एक परंपरा चली जो सरपंच साहब मीटिंग लेते हैं, बैठक लेते हैं पंचायत की, तो रजिस्टर में अपनी कार्रवाई को लिखते हैं, जो माननीय जो मेंबर होते हैं, पंच होते अपनी बात करते हैं, उसको लिखते हैं, कुछ प्रस्ताव लेते हैं, तो उसके नीचे दस्तखत नहीं करवाते, साइड में दस्तखत करवाते। क्यों भाई, ऐसा क्यों करते हो? उससे ऐसा लगता है कि कोई बेईमानी करना चाहता है। उससे फिर कुछ भी लिख लो, अभी कोई बात आई कोर्ट में तो कहेंगे ये तो पंचायत का प्रस्ताव है, वो पंचायत का प्रस्ताव नहीं हो सकता, उस पर बेईमानी होने के चांसेस बहुत रहते हैं। गांव के लोग ये समझते हैं कि इसमें कुछ भी लिखा जा सकता है, कई बार ऐसा होता है। उन्होंने जो प्रस्ताव दिया था उसका अतिरिक्त भी कुछ लिख दिया है तो ठीक नहीं है, तो हमने तय कर दिया है अब कि आपको कार्यवाही समाप्त होने के बाद उसका निष्कर्ष लिखना पड़ेगा कि जो हमने मीटिंग की उसका निष्कर्ष क्या रहा है, कितना धन हमारे पास है, क्या काम कर सकते हैं, कितने संसाधन है, उससे हम क्या काम कर सकते हैं, वो निष्कर्ष में आएगा। और फिर माननीय सरपंच साहब को उसी के आधार पर काम करना पड़ेगा, उससे वो दाएं बाएं किंचित मात्र भी नहीं जा सकते। और उनको लगता है कोई शर्त से काम करना है तो पूरा उनको मीटिंग बुलानी पड़ेगी, पूरा प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, तब कर सकते हैं। अभी ऐसा नहीं करेगा, पता नहीं क्यों परंपरा थी जो नहीं होना चाहिए था, ऐसा लगता था उससे कि बेईमानी करने की गुंजाइश छोड़ रहे थे। मैं माननीय सरपंच साहब से भी निवेदन करता हूं कि राजस्थान सरकार हर ग्राम पंचायत को कम से कम 1 लाख रुपए हर महीने की सफाई के लिए देते हैं। 1 लाख रुपए कम से कम सफाई के लिए देते हैं, लेकिन जितना मैंने देखा है गांव में सफाई नहीं हो रही। रोज झाड़ू निकलना चाहिए, रोज घर का कचरा लेने के लिए गाड़ी जाना चाहिए, नाली रोज साफ दिखना चाहिए, पर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? वो 1 लाख रुपए कहां जा रहे हैं? ये तो 2014 से माननीय प्रधानमंत्री जी दे रहे हैं, उसमें राजस्थान का शहर भी, भारत सरकार का शहर भी है, फिर वो पैसा कहां जा रहा है? कौन गड़बड़ कर रहा है भाई? इसको देखना पड़ेगा। और जिला परिषद की सीओ साहब से भाई रश्मि से भी कहना चाहता हूं, चौकस रहे, हर गांव में सफाई पर ध्यान दें, क्योंकि लगातार इस बात को कह रहा कि सफाई होना चाहिए, सफाई होना चाहिए, सफाई नहीं हो रही। सफाई और पॉलिथीन के कारण से हमारे राजस्थान में 7.5 लाख लोग हर वर्ष दम तोड़ रहे हैं। 7.5 लाख लोग। आप सोचिए कहां से आंकड़ा लेके आए? ये विश्व स्वास्थ्य संगठन के आंकड़े हैं, जिसको अंग्रेजी में WHO कहते हैं, कि राजस्थान में पॉलिथीन की वजह से, गंदगी की वजह से 7.5 लाख लोग दम तोड़ते हैं। क्या हम इनमें से इसको बचा सकते हैं? बचाने का प्रयत्न कर सकते, करना चाहिए, क्योंकि पॉलिथीन को जलाते हैं तो मीथेन जैसी गैसें निकलती हैं। जहां
वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जैसी जहरीली गैसें, मीथेन जैसी जहरीली गैसें वायुमंडल में घूमती है तो श्वास के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है, हमारे पेट में जाती है और वहां से खाने विभिन्न अंगों में पहुंच जाती है। इसके कारण से कई सारी बीमारियां हो रही है। आपने देखा होगा कि हम पॉलीथीन का अपने शौक से उपयोग करते हैं। ऐसा लगता है बहुत पढ़े लिखे हैं, इन्हें थैला नहीं ले जाएंगे। हम पेट अच्छा पहन लेते हैं, शर्ट अच्छा पहन टाई लगाकर जाते हैं, इसलिए हमको तो पॉलीथीन ही चाहिए। अब तो वह उसके अलावा भी हम गांव के लोग भी इतने आदी हो गए हैं, कहीं भी जाएंगे तो बिना थैले के जाएंगे। सब्जी वाले से कहेंगे, कपड़े वाले से कहेंगे कपड़ा दे दो, सब्जी दे दो, क्योंकि भैया काय में ले जाओ, बोला पॉलीथीन की थैली दे दो ना, आपका थैली नहीं क्या? और वो कहेगा थैली नहीं है तो चलो दूसरी दुकान से ले। ये ठीक नहीं है। पॉलीथीन की थैली हमारी दुश्मन है पॉलीथीन, क्योंकि जब गौ माता खा जाती है, कई दिनों तक जो खाती रहती है तो लास्ट अंतिम में मर जाती है। इसको जलाते तो कैसा का मीथेन गैस निकलती है। मेरे कई भाई तो चाय भी पॉलीथीन की थैली में लाते हैं और फिर लाकर उसको डिस्पोजल गिलास होता है जिसको प्योर फेंक दो। लोग कहते कागज का है, कागज का नहीं है मित्रों, एक लेयर उसमें पॉलीथीन की होती है। हम पत्तल भी वैसे लाते हैं, जब गर्म खाद्य पदार्थ उसमें रखते हैं और गिलास में जब गर्म पेय लेते हैं तो भोजन के माध्यम से, पेय पदार्थ के माध्यम से हमारे शरीर में जाती है। पॉलीथीन कुछ पार्टिकल्स के साथ चले जाते हैं, हमको कैंसर जैसी बीमारी, कैंसर जैसी बीमारी होती। और मैंने कहा कि 7.5 लाख लोग मरते। तो क्या हम सब लोग मिलकर के ये संकल्प ले सकते हैं कि हमको 7.5 लोगों से कुछ लोगों को तो बचाना है, गौ माता को भी बचाना है, और गौ माता को बचाना है और 7.5 लाख लोगों में से हमारे प्रयास से कुछ लोग बच जाए तो वो पुण्य मिल सकता है। तो क्या गौ माता को बचाने के लिए, हमारे बच्चों को बचाने के लिए, हमारे परिवारजनों को बचाने के लिए, हमारे मोहल्ले वालों को बचाने के लिए, हमारे गांव और प्रदेश और देश को बचाने के लिए कि हम संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे। ऐसा सोच सकते हैं क्या? मैं भाइयों से पूछना चाह रहा हूं, क्या भाइयों ऐसा संकल्प ले सकते हैं कि आज के बाद हम पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे, गंदगी से दोस्ती नहीं रखेंगे, हमारा गांव साफ सुथरा होगा, हमारे गांव में रोज झाड़ू निकलेगा, और झाड़ू नहीं निकलना तो ग्राम सेवक से, सरपंच से बात करेंगे, और सरपंच के ग्राम सेवक साहब नहीं सुनते वीडियो साहब से बात करेंगे, वीडियो साहब नहीं सुनते तो सीओ साहब से बात करेंगे, सीओ साहब नहीं सुनते तो कलेक्टर साहब से बात करेंगे, और वह भी नहीं सुनते तो सीधा मेरे को फोन लगाइए, मैं नंबर नोट करा देता हूं 94140। कोई लिख रहा तो देखना भैया, 94140 मेरे को फोन कर सकते हैं। और इसके बाद भी अब तक सफाई नहीं होती है तो मुझे विकास अधिकारी के खिलाफ, ग्राम विकास अधिकारी के खिलाफ, सरपंच साहब के खिलाफ और जो आईएफ सफाई को वेरीफाई करता है उसके खिलाफ भी कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। जब हम सबको पैसा दे रहे तो क्यों नहीं सफाई? सफाई होना ही चाहिए। सफाई होना ही चाहिए। इसलिए आपसे मैं निवेदन कर रहा हूं, इस पर पूरा ध्यान दें कि सफाई ठीक होगी, पॉलीथीन का उपयोग नहीं होगा तो 7.5 लाख लोगों में से 50,000 लोगों को बचा लिया तो बहुत होने का काम होगा। मेरी प्रार्थना है आप सब लोगों से, आप लोग कौन कौन मेरी बात से सहमत हैं कि पॉलीथीन का उपयोग नहीं करेंगे और गंदगी से दूरी बनाएं, हाथ खड़ा करके मुझे आश्वस्त कीजिए। मैं स्पष्ट कर दूं, कोई भी 3rd ग्रेड कर्मचारियों के ट्रांसफर जिले के बाहर नहीं होते, 2nd ग्रेड के ट्रांसफर संभाग के बाहर नहीं होते और 1st ग्रेड के ट्रांसफर राजस्थान भर नहीं हो सकते। फिर भी उनकी समस्याओं को ध्यान में रखते हुए
माननीय मुख्यमंत्री इसको निर्णय करने वाले हैं। तो जो भी निर्णय करेंगे उसकी पालना हमको करनी है। ये राजीव गांधी की सरकार नहीं है। वो कहते थे कि हमारे पास हम जो 1 रुपया भेजते हैं तो 15 पैसा होता है। हम जितने पैसे भेजते हैं, जितनी राशि भेजते हैं, वो सीधी ही या तो पंचायतों के खातों में आती है, या पंचायत समिति के खाते में आती है, या व्यक्तिगत जो लाभ की योजना उनके व्यक्तिगत लाभ लेने वालों के खाते में आती है। बीच में कोई भी उसको नहीं खा सकता है। हाँ, एक बात जरूर है कि हमारे जो सरपंचों को ग्राम पंचायत तो सफाई के लिए 1 लाख रुपए कम से कम हम देते हैं। तो उसका ठीक तरह से उपयोग नहीं हो रहा है। हम उसका उपयोग करने के लिए बस संकल्पित है। लगातार हम हमारे जिला परिषद के जो मुख्य कार्यकारी अधिकारी से संपर्क में रहते हैं, विकास अधिकारी से संपर्क में थे, ग्राम विकास अधिकारी के साथ विषय करके बातचीत कर रहे हैं, परंतु अभी तक अपेक्षित परिणाम नहीं निकले। हम जो हमारी अपेक्षा है पूरी होना चाहिए। मैं आज इस बात होता है, आगे भी कहूँगा, और फिर भी यदि नहीं माने तो उनके खिलाफ सख्ती से मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी, चाहे वो सरपंच हो, चाहे ग्राम विकास अधिकारी हो, चाहे बीडीओ हो, चाहे सहायक अभियंता हो, चाहे सीओ हो। उन सबको सफाई पर ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि गंदगी के कारण से और पॉलिथीन का उपयोग करने के कारण से 7.5 लाख लोग राजस्थान में हर साल दम तोड़ते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मैनेजमेंट की कमी थी। हमने किन्हीं कारणों से इस तरह से नहीं किया, और वो कारण भी आपको बता देता हूँ कि पहले विधानसभा के चुनाव आए, फिर लोकसभा के चुनाव आए, फिर उपचुनाव आए, इस प्रकार से फिर बोर्ड की परीक्षाएं आ गई, इस प्रकार से ट्रांसफर नहीं हुआ। अब हमने स्टाफिंग पैटर्न कर रहे हैं। अब बच्चों के अनुपात में सब स्कूलों में शिक्षक होंगे, और जितने शिक्षक हमारे पास कम है उतने प्रतिशत सभी विद्यालयों में खाली होंगे। लेकिन उनको भी हम बहुत द्रुत गति से काम करके भरना चाहते हैं। मैं आपको ये भी जानकारी दे देता हूँ कि हमने 25,000 अध्यापकों का प्रमोशन किया है। जब प्रमोशन किया है तो सेकेंड ईयर से लेक्चरर बन गए, तो लेक्चर्स के पद भरेंगे। लेक्चर से उपप्रधानाचार्य बन गए तो उनके पद भरेंगे। उपप्रधानाचार्य से प्रधानाचार्य बन गए, उनके पद भरेंगे। और हम अब 3rd ग्रेड से 2nd ग्रेड में प्रमोशन करने जा रहे हैं, वो लगभग 25,000 होंगे। उसके कारण से 2nd ग्रेड के भी भर जाएंगे। फिर हम और तृतीय श्रेणी के टीचर को भरने का हमारा प्रयास जारी है। सामान्य वेश में पहुंचना पड़ेगा, मर्यादित पोशाक में पहुंचना पड़ेगा, अन्यथा उनके खिलाफ शिक्षा विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। राजस्थान ग्रामीण मुद्रा बैंक जो लगातार राजस्थान के प्रमुख क्षेत्र में काम कर रही थी, और ये ऋण भी देती है, डिपोजिट भी लेती है। और इस स्वयं सहायता समूह के लिए इन्होंने आज लगभग 1786 बहनों को ऋण उपलब्ध करवाया है। उस स्वयं सहायता समूह में इसका उपयोग करके अपनी आमदनी बढ़ाएंगे। हमारी बहनों की आमदनी बढ़ाने का एक कार्यक्रम है, और इसमें सभी भारत सरकार, राजस्थान सरकार और हमारे देश और प्रदेश की बैंकें इसमें सहयोग कर रही है। देखो क्या है, 5 साल में कांग्रेस ने शिक्षा का बंटाढार किया है। न तो स्कूल की बिल्डिंग बनाई, न उनकी मरम्मत की है, और उसके साथ साथ उन्होंने स्कूल खोले तो उसमें अध्यापकों के पद भी सृजित नहीं किए, और सृजित किए नहीं तो लगाए ही नहीं। यदि शायद वो पद सृजित करते तो टीचर भी लगा। माने भजन लाल जी शर्मा की सरकार जब कोई स्कूल खोलती है तो साथ में पद सृजित करती है। उस विद्यालय में पर्याप्त अध्यापक नहीं थे। अभी भी अनुमानतः 1.5 लाख टीचर काम। अभी तक हम 30-32 हजार लोगों को भर्ती कर चुके, और आने वाले समय में और करेंगे, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने 4 लाख सरकारी कर्मचारी भर्ती करने की बात की थी। हर साल 1 लाख करेंगे, तो टोटल मुझे लगता है 1 लाख से लगाकर 1.5 लाख के बीच में अध्यापकों की भर्ती राजस्थान सरकार करेगी। मरुस्थल में 2000 की जनसंख्या तक ग्राम पंचायत बना सकते हैं। उसमें और थोड़ी छूट है, 20% का वेरिएशन हो सकता है, यानी 1600 तक भी आ सकते हैं, उसी भी ग्राम पंचायत कर सकते हैं। इसलिए कहीं
भूल भुलैया नहीं है, कहीं असमंजस नहीं है, स्पष्ट निर्देश है और उसी के मुताबिक हमारी ग्राम पंचायतें बनी।